जनता ने लालू जी को दिया था और लालू जी ने अपने बच्चे को दिया है। शिक्षा के नाम पे प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ खिचड़ियाँ बांटी जा रही हैं। एक जल नल योजना चलाए हैं, घर घर पानी पहुंचा दिए उन्हें। हाँ, पहुंच गया है, पानी तो पहुंच गया है घर घर, लेकिन उस पानी का इस्तेमाल या तो गाड़ी धोने में या भैंस धोने में हो रहा है। दोस्तों, अब हम लोग बिहार के सवाल पर आते हैं और राकेश जी से बिहार के जो तत्कालीन मुद्दे चल रहे हैं उन पर बात करते हैं। पहला सवाल, बिहार में एक युवा है, नाम है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, 38% मतदाता के मालिक कहे जाते हैं। उस पर जन सुराज का क्या कहना है? अच्छी बात है, वो मालिक हैं तो इसमें बुरी बात क्या है। अगर वो मालिक हैं तो मालिक बनाया किसने है? उनके पिताजी ने, जनता ने तो नहीं बनाया है। अगर अपनी कमाई से वो मालिक बने रहते तो बात समझ में आती। जनता ने लालू जी को दिया था और लालू जी ने अपने बच्चे को दिया है, तो पिताजी के भरोसे मालिक बने बैठे हैं तो बने बने हैं। तो जनता फिर डिसाइड करेगी कि उनको मालिक बनना है कि नहीं बनना है। जेडीयू के एक मंत्री हैं, उनका नाम है अशोक चौधरी। उन्होंने एक कोटा का जिक्र किया है, आरएसएस कोटा। आपकी राय क्या है उस पर? देखिए, अब चूँकि वो बहुत बड़े पद पे हैं और मैंने बार बार कहा कि मैं एक अदना सा जनसुराज का सिपाही हूँ, मुझे इन सब पे टिप्पणी मैं ना करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी उनकी समझ है और बड़ी लंबी राजनीतिक पारी वो खेल चुके हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह का बयान देते हैं तो उनके समझ पे प्रश्न चिन्ह लगता है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर बार बार सवाल उठाया जाता है, लेकिन स्कूलों पर हमला बोला जाता है। कभी भी कॉलेजों पर कभी भी शिक्षा व्यवस्था पर आवाज़ नहीं उठती है। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, आप युवा हैं, आप समझ सकते हैं इसके पीछे की वजह, क्योंकि एक तो शिक्षा है नहीं। शिक्षा के नाम पे प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ खिचड़ियाँ बांटी जा रही हैं। नंबर्स पूरे किए जा रहे हैं कि हमारे विद्यालय में इतने छात्र जो हैं वो नामांकित हैं, लेकिन जब बच्चे कुछ सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं और कॉलेज की ओर जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम यहाँ से बाहर चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर पढ़ाई होगी। इसलिए हमारे यहाँ सिर्फ श्रम का पलायन नहीं, हमारे यहाँ बुद्धि का भी पलायन है, और जिसका दुष्प्रभाव बिहार झेल रहा है। तो इस वजह से कॉलेजेस के बारे में कम चर्चा होती है, क्योंकि हम बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं और कॉलेज में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पे राजनीति का अड्डा ना बना हो। कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष वहाँ रहता है, वो अपने हिसाब से डील करते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि कॉलेज जो है वो चर्चा में नहीं है। लेकिन वजह से हो या बेवजह हो, हर एक कॉलेज में कुछ ना कुछ घटनाएं तो होती रहती हैं, जिसको, जैसे कि बिहार में 3-4 पार्टियां जो हैं जो अपने छात्र यूनियन को वहाँ पे लगाए हुए हैं, वो लोग अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। मुद्दे तो हैं वहाँ भी, लेकिन शिक्षा नहीं हो रहा है मुद्दा ना। शिक्षा तो है ही नहीं। शिक्षा की बात तो मतलब अब बेमानी लगती है। बिहार में बैठ के हम शिक्षा की बात करें तो बेमानी लगती है। शिक्षा के नाम पे स्कूलों को बना दिया गया है, ईंट पत्थर को जोड़ करके आपने स्कूल बना दिया, लेकिन स्कूल में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ, जिला परिषद सदस्य में रह चुका हूँ। जब मुझे मौका लगता था, अगर मैं किसी विद्यालय में जाता था तो पूछता था प्रयोगशाला है? तो हाँ है। कहाँ है? तो अगर किसी टीचर ने दिखाने की हिमाकत की तो एक दरवाजे को खोला जाता था और लगता था कि वहाँ पे सारी सामानें पड़ी हुई हैं, लेकिन कभी भी यूज़ नहीं हुई हैं। उसके नाम पे खरीदारी होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो स्कूल है,
फैसिलिटीज़ के नाम पे ज़ीरो है। आप चले जाइए तो कहीं भी आपको स्वच्छ शौचालय नहीं मिलेगा। बच्चियों के लिए अलग से कहीं भी शौचालय नहीं है। पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा। मैंने सरकार तो जैसे कह रही है कि जल नल योजना चलाएं, घर घर पानी पहुंचा दिए उन्होंने। हाँ, पहुंच गया है, पानी तो पहुंच गया है घर घर, लेकिन उस पानी का इस्तेमाल या तो गाड़ी धोने में या भैंस धोने में हो रहा है। तो घर घर नल योजना कितना पहुंचा है, नहीं ये आप आरोप पहुंचा बहुत है, बड़ा लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आपको जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। और अगर ये योजना लाया गया था तो बहुत सोच समझ के, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत थे। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो सही में अच्छी योजना थी। लेकिन सिर्फ योजना लाने से नहीं होगा, उसके ऊपर आपकी मॉनिटरिंग नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री, जिनसे बहुत उम्मीद थी और उन्होंने एक वक्त बहुत अच्छा काम भी किया था, अब स्वास्थ्य की वजह से हो, जिस भी कारण से हो, वो अब शायद वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं जो उनको करना चाहिए। और उसका रिजल्ट है कि बिहार में आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अव्यवस्था बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछते हैं। बिहार गांव में बसता है और बिहार की राजनीति भी गांव में होती है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जब बिहार की पूर्णिया आए तो उन्होंने कहा था कि गांव वाले के लिए मौका है कि शहर जाकर कमा कर गाँव तो लौट जाएंगे, लेकिन जिनके बच्चे शहर से विदेश चले गए हैं वो वापस नहीं लौट रहे हैं। तो गांव को कैसे आप लोग उभारिएगा? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि बिहार गांव में बसता है, और ये जनसुराज मुहिम जो है, जो एक वक्त पदयात्रा से शुरू होकर के आज पार्टी में परिवर्तित हुई है, वो प्रशांत किशोर जी के, मैं कह सकता हूं कि अनकम्पेरेबल और अनमैचेबल एफर्ट्स का नतीजा है। पैदल उन्होंने लगभग 5500 गांव वो यात्रा किए, और उस यात्रा के दौरान जो बातें छन के आई गांव से, उसकी परिणति का फल है जो कि आज जनसुराज पार्टी में परिवर्तित हुआ है। तो जनसुराज का सारा मॉडल जो है वो गांव के लिए ही है। कैसे हम गांव को सुदृढ़ करें, किस तरह से हम गांव को शहर के मुकाबले लाके खड़ा कर दें। जैसे हम बात करते हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, अभी इन पार्टियों ने कहा है, लेकिन किस तरह करेंगे, कोई उसका मॉडल नहीं दिया, या उन्होंने कभी होमवर्क नहीं किया इसके ऊपर। हम आए और किसी सभा में लोगों को खुश करने के लिए अगर हमें लगता है कि हमारे सामने जनता बैठी हुई है जो किसान है, तो हमने कह दिया भाई आमदनी दुगनी करेंगे और ताली बज गया। लेकिन कैसे दुगनी करेंगे? अब आप जनसुराज की बात करते हैं तो जनसुराज कह रही कि हम किसानों के लिए, उसकी आमदनी को बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयत्न में जो हमारा लागत होता है, हम जो किसानी करते हैं तो एक बहुत बड़ा लागत, लगभग 40% जो है वो हम मजदूरी में दे देते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर उस मजदूरी को हम मनरेगा से जोड़ दें, और मनरेगा से हम कैश क्रॉप जो लगा रहे हैं उनको हम मजदूर उपलब्ध कराएं, तो निश्चित तौर पे उनकी लागत में कमी आएगी। वो सरकार के द्वारा पेमेंट होगा मनरेगा के तहत, तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। किसानों के लिए एक योजना आई थी कि आप जो किसानी है उसको मजदूर के बजाय यंत्रों से कराएं, कोऑपरेटिव बना के सरकार के द्वारा वहाँ पे जो लेटेस्ट यंत्र हैं वो रखा जाए और वो किराए पे दिया जाए जो सब्सिडाइज हो, तो निश्चित तौर पे उनका क्रॉप बढ़ेगा। तो ऐसे प्लानिंग के साथ हम आ रहे हैं। अगर किसान मजबूत होगा तो हमारा गांव मजबूत होगा।
हमारे गांव में महिलाएं बैठी हुई हैं। आज आप चले जाइए गांव में तो 20-22 तारीख के बाद हर एक घर में एक झगड़ा शुरू हो जाता है कि भैया हमारा ईएमआई देना चाहिए, पैसा हमारा नहीं चाहिए। वो पति का सर खाने लगती है, बिल्कुल। क्योंकि हमने उसको कर्ज में डाल दिया, और एक ग्रुप लोन के थ्रू। और वो एक ग्रुप लोन के थ्रू हम लालच दिखा करके हम उसको कर्ज में फंसाते चले जा रहे हैं। और उस कर्ज में ऐसे तो बोलते हैं कि हम 1% ले रहे हैं 12% के हिसाब से, लेकिन वो 24% पैसा वो दे रही हैं और सिर्फ सूद पे सूद दिए जा रही है, वो मूल वापस नहीं कर रही है। यानी देश तो कर्ज में है ही, प्रदेश तो कर्ज में है ही, आम जन भी कर्ज में। आम जन भी कर्ज में है। और हम खुश हैं, हम ताली बजा रहे हैं कि हम महिलाओं को भाई ऋण दिला रहे हैं, ग्रुप लोन के थ्रू दिला रहे हैं। जनसुराज का मानना है कि जनसुराज के आने के बाद 4% के ब्याज पे ऑन गारंटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी अगर वो नहीं देते हैं लोन, वापस करते हैं, तो गवर्नमेंट उसके जवाबदेही निभाएगी। 4% के ब्याज पे उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो अगर छोटे मोटे अपने जो कहते हैं आप कस्बा के बाज़ार में जा कर के कुछ हल्दी ही ले आए, उसका पाउडर बना करके बेच ले, तो वो लोन के बजाय घर में आमदनी आएगी, खुशहाली आएगी। आज अगर आप गौर कीजिए तो 90% जो शराब के मामले में लोग जेलों में बंद हैं, वो क्या शहर के लोग हैं? मैं चूंकि अगले सवाल पर आ ही रहा था। वो सब गांव के, इसलिए कि वो पैसा नहीं दे पाए अपने आप को बचाने के लिए, और वो जेल में है। अगर हम शराबबंदी खत्म करते हैं, शराबबंदी कानून खत्म करते हैं, तो हम उन लोगों को तुरंत ही रिहा करवाएंगे जिनका कोई कसूर नहीं है और वो जेल में अपना समय बिता रहे हैं। सरकार को ये सूद नहीं है कि अगर वो शराब के केस में अंदर बंद पड़ा हुआ है, परिवार का एक मुखिया अंदर बंद पड़ा हुआ है, तो उस पूरे परिवार का क्या हो रहा है। तो इस तरह से पूरे प्लान के साथ जनसुराज गांव को सुदृढ़ करने की दिशा में काम करेगा। देखिए, नीतीश जी के काल को और लालू जी के काल को जनसुराज किस रूप में देखती है? जनसुराज लालू जी के काल को सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखती है। नीतीश जी के काल के शुरुआती दिनों के काल को प्रोग्रेसिव वे में देखती है। लेकिन शुरुआत के दिनों, अब के दिनों में किस रूप में? अब के दिनों में तो नीतीश जी है ही नहीं सरकार में। वो तो आप भी देख रहे हैं कि भाई कौन चला रहा है सरकार। अब तो जनता आने वाली है सरकार में। अच्छा, प्रशांत किशोर जी और उदय बाबू ने खुद कहा है कि जैसे ही जनसुराज की सरकार बनेगी शराबबंदी हट जाएगी, लेकिन नीतीश जी को जो आधी आबादी वोट बैंक है वो शराबबंदी के कारण ही है, तो फिर जनसुराज कैसे महिलाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी? बिल्कुल गलत सोच है कि महिलाओं को अट्रैक्ट करके और नीतीश कुमार शराबबंदी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल बात करें, आप चलिए मेरे साथ गांव में, किसी भी घर में जो व्यक्ति शराब पीते थे वो आज भी पी रहे हैं। अंतर इतना है कि पहले उस घर में 10 रुपए के लिए कला होता था, क्योंकि 10 रुपए में शायद उनको पाउच मिल जाता था। आज वही पाउच उनको पीने के लिए 100 रुपए में मिल रहा है। लेकिन कला और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि पहले 10 रुपए वो घर से लेते थे, आज वो 100 रुपए ले रहे हैं। तो भैया कला तो वही है, खुश कहाँ है हमारी महिलाएं? ये तो आपका सोच है ना कि हम महिलाएं खुश हैं। चलिए उन महिलाओं से पूछिए जो लोन लेकर के और पति को शराब के लिए पैसे दे रही है और उसकी मजबूरी है, और नहीं देगी तो वो मार खाएगा। अब महिलाएं मार से बचने के लिए क्या करेंगी? दिन भर बेचारी चौका चूलन करती है और शाम में फिर वही पैसा देती है। पहले 10 रुपए दे देती थी कि चलो भाई जाओ, झंझट थप्पड़ तो नहीं पड़ेगा। अब उसको 100 रुपए देना पड़ता है। तो किस खुशहाल महिलाओं की बात कर रहे हैं आप? सोच का अंतर है सिर्फ।
दुकानें बंद हैं, शराब नहीं बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पूर्णिया जिला के जन सुराज के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ बंटी यादव जी, जिन्होंने अपनी बातों को विभागीय ढंग से रखी। भारत दर्शकों, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।